नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो इतिहास की सीरीज कर रहे हैं उसमें पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में है? देखिए, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। उसके बाद उसने उसको कन्नौज शिफ्ट कर लिया था, लेकिन प्रारंभिक राजधानी कन्नौज ही थी। तो वो है वर्तमान में हरियाणा के अंबाला जिले में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक के समय से पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से जाना जाने लगा था? तो पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से जाने जाने लगा था वर्धन वंश के चौथे राजा और एक महान राजा थे प्रभाकर वर्धन। तो उन्हीं के समय से पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। हर्षवर्धन का शासन उत्तर भारत के किस क्षेत्र में नहीं था? अपने 41 वर्ष के शासन में हर्षवर्धन ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था, सिर्फ कश्मीर को छोड़कर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए कश्मीर। गौड़ नरेश सासांक ने किस पीढ़ी के बोधि वृक्ष को कटवाया था? दरअसल इस बोधि वृक्ष की कहानी भी बहुत ही अजीब है। इसकी जो पहली पीढ़ी थी, बोधि वृक्ष का जो मूल वृक्ष था, उसको पुष्यमित्र सूग ने कटवा दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, पुष्यमित्र सूग। उसके बाद वो फिर से फूटा और उसकी जो दूसरी पीढ़ी हुई उसको सासांक ने कटवा दिया था, गौड़ नरेश सासांक ने। उसके बाद वो पेड़ जड़ से खत्म हो गया, लेकिन अशोक ने पहले ही इस वृक्ष का एक पौधा अपनी बेटी संघमित्रा के हाथों से श्रीलंका भिजवा दिया था और बाद में ब्रिटिश काल में उस पौधे की चौथी पीढ़ी को भारत में लगाया गया था। तो जो वर्तमान में बोध गया में बोधि वृक्ष है, वो चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है, यह बात ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सासांक ने दूसरी पीढ़ी के बोधि वृक्ष को कटवाया था। ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? वैसे तो हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन हैनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये पहले शैव धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन बी। वर्धन काल में युद्ध और शांति के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो युद्ध और शांति के मंत्री को कहा जाता था अवंती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अवंती। जैसे कि ऑप्शन ए है कुंतल। कुंतल कहा जाता था अश्व सेना के अधिकारी को। वर्धन काल में अश्व सेना के अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। आमत्य कहा जाता था सांसद को, जैसे आज सांसद होते हैं। और बलाधिकृत कहा जाता था पैदल सेना के अधिकारी को। तो ये बातें आप ध्यान रखना। वर्धन काल में मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था? तो सेना के मुख्य सेनापति को कहा जाता था सिंहनाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, सिंहनाद। वर्धन काल में खेती योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो खेती योग्य भूमि को, जहाँ पर खेती पॉसिबल थी, उसको क्षेत्र कहा जाता था। ऑप्शन बी क्षेत्र। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो सोलंकी राजाओं ने करवाया था। धंगदेव सोलंकी ने इसका निर्माण करवाया था, मोढेरा के सूर्य मंदिर का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, सोलंकी। दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भारत में मंदिर निर्माण की मुख्यतः 3 शैलियां हैं। एक है नागर शैली, जो उत्तर भारत में मंदिर जितने भी बने हैं वो सब नागर शैली में बनते हैं। दूसरी है द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं। तीसरी होती है बेसर शैली, ये मिश्रित शैली होती है। जो मंदिर नागर और द्रविड़ शैली को मिलकर बनते हैं उनको बेसर शैली कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, दक्षिण भारत में जो अधिकतर मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। ऑप्शन बी। दशावतार मंदिर झांसी किस शैली में निर्मित है? झांसी का दशावतार मंदिर जो है वो बेसर शैली में निर्मित है, मतलब उसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों कलाएं दिखती हैं। बेसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ओडिशा के लिंगराज मंदिर को किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? ओडिशा का जो लिंगराज मंदिर है उसको सोम वंश के राजाओं ने बनवाया था और ये मंदिर नागर शैली में बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, सोमवंश। निम्न में से कौन सा एक अष्टांग मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है इन चारों में से जो अष्टांग मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग के लिए अष्टांगिक मार्ग का सूत्र दिया था। ये अष्टांगिक मार्ग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। तो ये 8 नियम दिए थे। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुस्मृति इसमें नहीं है। तो ये 8 नियम आप देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बोरोबदूर के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो बोरोबदूर के जो बौद्ध स्तूप हैं उनको शैलेंद्र वंश के शासकों ने बनवाया था। ये इंडोनेशिया का एक राजवंश है शैलेंद्र वंश। तो इन्होंने ही बोरोबदूर के बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, शैलेंद्र वंश। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में जो उत्तर भारत का व्यापार है वो ताम्रलिप्ति नामक पतन बंदरगाह से संचालित होता था। यह ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में है और बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो यहीं से पूरा उत्तर भारत का व्यापार संचालित होता था गुप्त काल में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ताम्रलिप्ति। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।